आगे बढ़ते बात कर लेते हैं मदरसों की और सवाल ये उठने लगे हैं, क्या मदरसों पर ताला लगने वाला है? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि एनसीपीसीआर यानी कि बाल संरक्षण आयोग ने देश भर की राज्य सरकारों से जो सिफारिश की है, इसके बाद यही कहा जाने लगा है कि मदरसों पर हो सकता है कि ताला लग जाए। अब बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, एनसीपीसीआर की तरफ से एक सिफारिश की गई है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं कि सिफारिश क्या की गई है और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी क्यों हो रही है। मदरसों पर शुरू हुई नई तकरार। सिफारिश लेकर पहुंची एनसीपीसीआर। संविधान के 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और देश के 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया, गुणवत्ता वाली शिक्षा। लेकिन जब इस गुणवत्ता और बच्चों के अधिकार क्षेत्र का कोई संस्थान हनन करने लगे या फिर सरकार से फंड लेकर बच्चों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के नाम पर सिर्फ धार्मिक ताना बाना बुनने में लग जाए, तो सवाल और सवालों का जखीरा दोनों जायज है। क्योंकि देश के बच्चों का अधिकार संरक्षण करने वाली संस्था यानी एनसीपीसीआर ने भी अब देश भर में मौजूद मदरसों को ऐसे सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, जहां से आपको खुद ये तय करना होगा कि आप अपने बच्चों का भविष्य किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। दरअसल बाल आयोग ने राज्य सरकारों से मदरसा बोर्डों को दिए जाने वाले फंड को बंद करने की जो बात कही है और सिफारिश में जो तथ्य कहे हैं, उनमें सबसे पहला, मदरसों में राज्य सरकारें फंड ना दें। दूसरा, मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को हटाया जाए। तीसरा, माता पिता की सहमति के बिना किसी बच्चे को धार्मिक शिक्षा न दी जाए। चौथा, धार्मिक और औपचारिक शिक्षा एक साथ न हो। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने जो बातें कही हैं और पत्र लिखा है, इसमें कहीं दूर दूर तक सच्चाई नजर नहीं आती। अगर लाखों मदरसों के स्थापित मामलात में किसी एक मदरसे में भी अगर कोई घटना होती है तो उसको तमाम मदरसों पर लागू नहीं किया जा सकता। बात मदरसे की शिक्षा और गुणवत्ता की उठी तो तय था कि इस मुद्दे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। अगर इन्हें किसी चीज पर है कि एजुकेशन अच्छी नहीं हो रही, तो उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे बेहतर करें, उस दिशा में कदम उठाना चाहिए था। और जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे मदरसा हो, चाहे मदरसा के साथ साथ और संस्थाएं हैं, इनका बस चले तो संस्कृत स्कूल बंद कर देंगे, इनका बस चले तो इनसे प्रभावित जो विचारधारा के लोग नहीं, उनका संस्थाएं बंद कर दें। ये कंट्रोल चाहते हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से हमने मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए लगातार काम किए हैं, लेकिन एनसीपीसीआर की रिपोर्ट अभी भी बताती है कि मदरसों के सुधार को लेकर के अभी भी कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत है। लेकिन अगर सपा बसपा की सरकारों ने मदरसों पर समय रहते नियंत्रण किया होता तो शायद आज मदरसों की ये दशा नहीं। बीजेपी ने सपा के इस बचाव को सिर्फ तुष्टीकरण तक ही जोड़ा, लेकिन यहाँ सवाल उन बच्चों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा का है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार में जिस उम्र का मानक तय किया गया है, वो उम्र कोरे कागज की तरह होती है। उस पर आप कुछ भी लिख देंगे, वो बच्चे के साथ जिंदगी भर रहेगा, फिर चाहे वो शिक्षा हो या फिर धार्मिक शिक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिजबुल्लाह ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर किया हमला। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से किया मिसाइल अटैक। हिजबुल्लाह संगठन ने हमले का एक वीडियो किया जा रही है और ड्रोन के जरिए तेल अवीव में कई इलाकों को बनाया निशाना।
इराक ने इजराइल के गोलान हाइट्स पर हमला किया है। इराक ने हमले के लिए ड्रोन की मदद ली। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए और एक बार फिर से घातक हमला किया। तस्वीरें सामने आई। लेबनान में बक्सता में हमला हुआ है। आवासीय इमारत को निशाना बनाया गया। हमले की गंभीर तस्वीरें सामने आई है। इसके अलावा रूस में भी एक और धमाके की खबर। हादसे में 2 बच्चों की जान चली गई, 4 की मौत की खबर। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कालीबफ ने बेरूत का दौरा किया है। इजरायली हमले से नष्ट हुई इमारतों को खंडहर का दौरा करते हुए नजर आए। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली बमबारी जारी। दक्षिणी लेबनान के 22 गांव खाली करने के आदेश और गोलान हाइट्स पर ईरान ने किया ड्रोन से हमला। अमेरिका ने भी ईरान पर अब बैन बढ़ा दिया। कोस्टा रिका में भूकंप से मची तबाही। रेक्टर स्केल पर तीव्रता 6.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र गुआनाकास्ट प्रांत में 41 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं ठाकरे की विरासत पर शुरू हुई महाभारत की। जी हां, पहले देखिए मुंबई और फिर महाराष्ट्र की राजनीति को अपने इशारों पर घुमाने वाले बाल ठाकरे की विरासत पर अब जंग जो है गहरी होती हुई नजर आ रही है। और इस लड़ाई में बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और आपको दादे के साथ ही साथ दूसरी तरफ यानी कि बाल ठाकरे को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले एकनाथ शिंदे के बीच जो है ये लड़ाई तेज होती हुई नजर आ रही है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन है असली ठाकरे, क्योंकि एक तरफ हमने देखा था कि यहाँ पर शिवसेना पूरी तरह से बढ़ चुकी है, विधायक बढ़ चुके हैं, सांसद बढ़ चुके हैं और जंग तेज होते हुए नजर आ रही है कि कौन है असली ठाकरे। इस पर आप स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच ये जंग उस विरासत पर छिड़ी है जिसके पीछे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का नाम जुड़ा है। बाल ठाकरे की शिवसेना पर विरासत को लेकर हंगामा जारी है और इस विरासत के दो दावेदार हैं। एक तो उनके बेटे उद्धव और दूसरा बाला साहब ठाकरे के कट्टर समर्थक रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। लेकिन बाला साहब ठाकरे की विरासत ने नए संग्राम की बुनियाद रख दी है। 2022 की गर्मियों में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग होकर अपना अलग धड़ा बना लिया और बीजेपी के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद ये सवाल उठने लगा कि बाला साहब की विरासत का आखिर असल वारिस कौन है। दशहरे के मौके पर आजाद मैदान में सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर ऐलान किया कि उन्हें हिंदू बोलने में गर्व महसूस होता है। बाला साहब के विचार को छोड़ने वालों से शिवसेना को आजाद कराया। यह आजाद शिवसेना का आजाद दशहरा है। यह सारी आपाधापी उस वक्त मची जब महाराष्ट्र का चुनाव सर पर है और अब वक्त आ गया है कि साफ हो जाए बाला साहब ठाकरे का असली वारिस कौन है, उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे। फिलहाल जोर आजमाइश चल रही है। मुंबई के शिवाजी पार्क में पार्टी की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, हम असली शिवसेना हैं और बाला साहब ठाकरे का नाम मेरे साथ है। मैं भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ने को तैयार हूं। बाला साहब ठाकरे ने अपने जीते जी साफ कर दिया था कि उनके बाद पार्टी की कमान उनके बेटे उद्धव ठाकरे ही संभालेंगे। इसी बात पर उनके भतीजे राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी। बाद में नारायण राणे जैसे नेता भी पार्टी छोड़कर चले गए, जिनको कभी बाला साहब ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो देखिए, दशहरे का मौका था। इस मौके पर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावा ठोक दिया है। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाते हैं कि दशहरा रैली और शिवसेना का आखिर कनेक्शन कैसे शुरू हुआ है। देखिए,
1966 की बात करें तो यहाँ दशहरा रैली होती रही है, यानी कि 1966 से ही दशहरा रैली की जाती है शिवसेना की तरफ से, और बाल ठाकरे को पहचान यहीं से मिली है। दशहरा रैली के जरिए ही पहचान मिली बाला साहेब ठाकरे को, और दशहरा रैली से बड़े मुद्दे लगातार देखिए हर साल निकलते रहे हैं। मराठी पहचान का नारा भी इसी दशहरा रैली से दिया गया और शिवाजी पार्क को शिव तीर्थ कहा जाने लगा, क्योंकि दशहरा रैली के दौरान ही यानी कि बाला साहेब ठाकरे ने जिस तरीके से हुंकार भरी थी और इसी रैली के जरिए यानी कि तमाम बड़े मुद्दों का जिक्र वो किया करते थे। ताकत दिखाने का जरिया जो है यही रैली बनी और यही उद्धव ठाकरे ने कल भी किया दशहरा रैली के जरिए, जिस तरीके से उन्होंने विरासत पर दावा ठोका है। अगली खबर क्या है, आगे बढ़ते हैं और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। और अगर हम आपसे कहें कि कश्मीर घाटी में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की वापसी हो सकती है तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ऐसा सच में हो सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, सत्ता में वो आई और सर्विस सर्वा जो है पार्टी के फारूक अब्दुल्ला, उनकी तरफ से एक ऐसा बयान दिया गया है जिसको लेकर गहमागहमी काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्या उनकी तरफ से कहा गया और अब कैसे गहमागहमी बढ़ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। कश्मीर में लौटेंगे कश्मीरी पंडित। क्या घाटी फिर पंडितों से गुलजार होगी? कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और उन्हें घाटी से बाहर निकालने के हुक्म को लगभग 35 साल हो चुके हैं। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की वो यादें जिन्हें याद कर आज भी घाटी में रहने वाले पंडित सिरह उठते हैं कि अब दोबारा घाटी में उनकी वापसी का वक्त मुकर्रर हो चुका है। क्या घाटी दोबारा से अपने विस्थापितों को वापस पाकर गुलजार होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत के बाद एनसी के सुर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। एनसी के सर्वे सर्वा फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा वो सुनकर शायद आपके कानों को भी यकीन ना हो, क्योंकि अब्दुल्ला ने अब घाटी में दोबारा कश्मीरी पंडितों को वापस आने का न्योता दे डाला। सुनिए। आपने खुद देखा अमन कितना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई और बहन जो यहाँ से चले गए थे उस वक्त कि वो घर वापस आए और अपने घर को संभालें और इस साथियों को फिर से चमकाएं। खरा गया वक्त, कब से वक्त आ गया, उनको घर वापस आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद घाटी से विस्थापित हो चुके कश्मीरियों ने भी आश्चर्य जताया। सुशील पंडित का कहना है कि उन्हें तो फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास नहीं होता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमें वापस चाहते हैं कश्मीर में। वो भी समय था 35 साल पहले जब हमें जिहादी भेड़ियों के सामने डालकर भाग गए थे लंदन, और फिर कई सालों बाद जब उनसे पूछा गया कि कश्मीरी पंडित कब लौटेंगे तो झुंझला के बोला था कि अब मैं उनको घर घर जाकर बुलाने नहीं आऊंगा, उन्हें आना है तो आएं। सिर्फ सुशील पंडित ही नहीं, अश्वनी भट्ट ने भी फारूक के इस बयान पर कहा कि हमने 35 साल में ऐसे कई लोक लुभावन बयान सुने हैं, लेकिन जमीन पर उस